आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो उसका फंडामेंटल यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी जो सब्सटेंस है एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बना होता है, ये उसका फंडामेंटल यूनिट होता है। डाल्टन ने हमें बताया था कि कोई भी एटम है वो इनडिविजिबल होता है। एटम्स आर इनडिविजिबल। और जितने भी सब्सटेंस होते हैं सारे डिफरेंट सब्सटेंस में डिफरेंट एटम प्रेजेंट रहते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या एटम सच में इंडिविजुअल है और जो अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग तरह के एटम होते हैं तो वो क्यों होते हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स से हमें पता चला कि जो एटम होता है वो डिविजिबल होता है, इंडिविजुअल नहीं होता है। वो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। हम एक्टिविटी से पता लगा सकते हैं कि एटम डिविजिबल है कि नहीं। जैसे कि हम कोई दो सब्सटेंस को ले लेते हैं। कभी आप एक कोई पेन को अपने बाल में रगड़े होंगे और उसके बाद देखे होंगे कि वो पेपर को अट्रैक्ट करने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? ताकि जब हम दो पार्टिकल को रगड़ते हैं आपस में तो जो चार्ज है वो एक्सचेंज हो जाता है, तो उसके बाद वो एक दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट करने लगता है। तो 1900 में जे थॉमसन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया कि एटम इंडिविजिबल है और एटम में एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल रहता है जिसको कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो इलेक्ट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल था जिसका कि खोज जे थॉमसन ने 1900 में किया था। और उससे पहले 1886 में गोल्डस्टीन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट में पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन का पता चला था जिसको कि उन्होंने कैनल रे नाम दिया था। इसी के बाद हमें सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल मिला, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको कि प्रोटॉन कहा जाता है। और इसका जो मास था, इसका मास 2000 टाइम्स ज़्यादा था इलेक्ट्रॉन से। और इसका मास को लिया गया 1 यूनिट और इसका चार्ज को लिया गया +1 और इलेक्ट्रॉन के मास को लिया गया नेग्लिजिबल और चार्ज -1। तो एटम डिविजिबल होता है और उसमें दो पार्टिकल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को हम E- से डिनोट करते हैं और प्रोटॉन को P+ से। तो जब हमें पता चल गया कि कोई भी एटम डिविजिबल है तो ये पता लगाना ज़रूरी हो गया कि कोई भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अरेंज कैसे होते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना डिफरेंट एटॉमिक मॉडल दिया। और इसमें सबसे पहले थॉमसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना मॉडल दिया जिसको कि हम बोलते हैं थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। और इसी को हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इसमें जो उन्होंने बताया कि एक जो पॉजिटिव चार्ज रहता है, पॉजिटिव चार्ज एक स्फीयर की तरह रहता है और उसके अंदर जो निगेटिवली चार्ज रहते हैं, निगेटिव चार्ज वो जगह जगह पे अरेंज रहते हैं।
आपने वाटरमेलन देखा होगा जिसमें कि जो रेड जो हम लोग पार्ट खाते हैं वो रेड रहता है और फिर उसमें कहीं कहीं पे जो बीज स्प्रेड रहता है, उसी तरह का आपको देख के इसको पता चल रहा होगा कि ये भी वाटरमेलन जैसा ही है। और आपने कोई केक भी देखा होगा, केक पे भी जिस तरह चेरी हर जगह स्प्रेड रहता है उसी तरह इसमें भी थॉमसन ने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज रहता है वो एक बड़ा स्फीयर रहता है और इलेक्ट्रॉन उस पर जगह जगह पे स्प्रेड होते हैं। इस मॉडल का यही कंक्लूजन था कि जो इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मात्रा सेम होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है और एक एटम न्यूट्रल होता है। इस मॉडल के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने आगे एक्सपेरिमेंट किया और अपना अलग अलग मॉडल दिया, और ये पूरी तरह जो मॉडल है ये पूरी तरह सही नहीं है। नेक्स्ट जो एटॉमिक मॉडल दिया गया था वो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था, उसका नाम था रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। उन्होंने जो ये मॉडल दिया था वो एक एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे दिया था। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया था जो कि 2000 एटम थिन था, और उस पे जब गोल्ड फॉइल पे उन्होंने जब अल्फा पार्टिकल के द्वारा बॉम्बार्ड करवाया था, तो अल्फा पार्टिकल जो था, अल्फा पार्टिकल होता है पॉजिटिवली चार्ज हीलियम न्यूक्लियस, जिसको कि हम He2+ भी लिख सकते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर जब हम अल्फा पार्टिकल से किसी भी एटम पे बॉम्बार्ड कराते हैं तो जो अल्फा पार्टिकल होगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगा, डिफ्लेक्ट होगा लेकिन ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है और साइज होता है वो किसी भी प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। तो जैसे कि हम कभी अगर कोई मोटा आदमी अगर पतला आदमी से टकराता है तो मोटा आदमी ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होता, पतला आदमी ज़्यादा होता है। उसी तरह इसमें भी जैसे अल्फा पार्टिकल ज़्यादा मास है इसका, तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो अब हम देखते हैं कि क्या था एक्सपेरिमेंट उसका। तो ये हम ले लेते हैं गोल्ड फॉइल जिसके के अंदर ये एटम है छोटे छोटे, और जब हम इस पे अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड कराते हैं तो देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल सीधा स्ट्रेट निकल गए और कुछ जो थे थोड़ा डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ था उसमें से बहुत 12,000 में से करीब एक एटम जो कि टोटली डिफ्लेक्ट हो गया पीछे अपने पाथ पे। तो इससे पहले रदरफोर्ड ने सोचा था कि जो अल्फा पार्टिकल होगा वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन इसमें जो कुछ पार्टिकल थे वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहे थे, कुछ बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे थे और कुछ थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जो कि रदरफोर्ड के एक्सपेक्टेशन से बहुत ही अलग था जो उसका कंक्लूज़न था। तो इससे पता चला कि जो एटम के अंदर का ज़्यादा स्पेस होता है वो खाली रहता है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज़ फ्री, मतलब कि एटम के अंदर जो भी स्पेस होता है वो ज़्यादातर स्पेस खाली रहता है, और जो सेंटर में होता है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी पॉजिटिव था, और तो वो जब भी डिफ्लेक्ट होगा तो पॉजिटिव से ही डिफ्लेक्ट होगा। तो इससे पता चला कि जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड था, जिसको कि न्यूक्लियस नाम दिया गया। तो सेकेंड कंक्लूजन था ऑल द पॉजिटिव चार्ज इज concentrated at the center। एक्सपेरिमेंट के डेटा से भी रदरफोर्ड ने ये पता लगाया कि जो न्यूक्लियस का साइज था वो 10⁵ टाइम्स
लेस था, जो कि एटॉमिक साइज से, मतलब कि पूरा जो भी एटम का साइज था वो बहुत बड़ा था न्यूक्लियस के साइज के कंपेरेबल में। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस और ये हो गया पूरा एटम। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो एटॉमिक मॉडल दिया था, हम उसके अब फीचर्स को देखते हैं। फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में बताया कि जो भी पॉजिटिव चार्ज रहता है, ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। जो भी पॉजिटिव चार्ज रहता है वो सब सेंटर पे रहता है और उसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। और लगभग एटम का लगभग मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, उसी न्यूक्लियस के अंदर। नियरली ऑल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो उस न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, जैसे कि सन के अराउंड जैसे सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स। और तीसरा था कि जो भी साइज का न्यूक्लियस का साइज था वो एटम के साइज से बहुत ही छोटा था। साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉलर एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। इससे पहले जो हमने ऑब्जर्वेशन देखा था उसमें देखा था कि जो न्यूक्लियस का साइज था वो 10⁵ टाइम्स स्मॉलर था एटम से। अब इस जो इन्होंने रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया उसका भी कुछ ड्रॉबैक था, तो हम अब देखते हैं उसके ड्रॉबैक्स को। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड ने बताया था कि सारा पॉजिटिव चार्ज सेंटर में कंसंट्रेटेड रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में घूमता है। तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार जब भी कोई चार्ज पार्टिकल घूमता है सर्कल में, तो सर्कल में जब घूमता है तो कोई भी चीज़ सर्कल में जब घूमता है तो वो एक्सिलरेटेड रहता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अनुसार जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। तो इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज पार्टिकल है और वो जब सर्कल में घूमेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और जब वो एनर्जी रेडिएट करेगा तो धीरे धीरे वो घूमते घूमते उसका जो रेडियस है घूमने का वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा और एक टाइम में जाके वो न्यूक्लियस से कोलाइड कर जाएगा। मतलब कि एटम जो है अनस्टेबल होगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट वो स्टेबल होता है, वो अनस्टेबल नहीं होता है। तो इसी कारण से रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो पूरी तरह से सही नहीं था, उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो भी ड्रॉबैक्स था उसको देखते हुए, उसको दूर करते हुए बोर्स ने अपना नया एटॉमिक मॉडल दिया, बोर्स एटॉमिक मॉडल। उसमें इन्होंने बताया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा न्यूक्लियस के अराउंड तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। न्यूक्लियस डज नॉट रेडिएट एनर्जी।
और दूसरा बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड सिर्फ कुछ फिक्स्ड सेल्स में घूमेगा, जिसको कि उन्होंने नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। ये हो गया न्यूक्लियस और ये हो गया सेल, इसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन। इसी को उन्होंने बोला ऑर्बिट, स्टेशनरी ऑर्बिट। तो इसी स्टेशनरी ऑर्बिट को डिस्क्रीट ऑर्बिट भी कहा जाता है और एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। इसमें जो ऑर्बिट है, इसमें अगर हमको डिनोट करना होगा तो अल्फ़ाबेट में इसको फर्स्ट ऑर्बिट को के से डिनोट करते हैं, सेकेंड को एल से, थर्ड को एम से, एन से, और ऐसे ही फर्दर हम बढ़ते जाएंगे। और नंबर में इसको 1, एल को 2, थर्ड को 3 और एन को 4, इसी तरह से इसको डिनोट करते हैं। 1932 में जेम्स चैडविक ने एक नया सब एटॉमिक पार्टिकल खोजा, जिसका कि कोई भी चार्ज नहीं था और उसका मास जो नियरली सेम था प्रोटॉन के। और उसको डिनोट किया एन से। रदरफोर्ड, थॉमसन और बोर्स ने एटॉमिक मॉडल दे दिया था, लेकिन उसके बाद बोर्स और ब्यूरी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज रहता है न्यूक्लियस के अलावा। तो उन्होंने कुछ नियम दिए कि कैसे अरेंज रहता है। पहले उन्होंने एक फॉर्मूला दिया 2n² कि एक सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 2n² होगा, जहाँ पे n जो है वो है नंबर ऑफ सेल। जैसे कि अगर n = 1 है, मतलब अगर सेल नंबर 1 है तो उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 × 1 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 2। और अगर जब n = 2 होगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। यह है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि एक सेल में रह सकता है। और दूसरा उन्होंने बताया कि जब भरना शुरू होगा इलेक्ट्रॉन सेल में तो वो बारी बारी से स्टेप वाइज भरेगा। जैसे कि पहले n = 1 भरेगा, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसी तरह बढ़ता जाएगा। और तीसरा बताया कि कोई भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 8 होगा। जैसे कि कोई भी अगर भरना शुरू हो गया सेल, तो पहला सेल भर गया, फुल हो गया, सेकेंड सेल भी फुल हो गया, तो थर्ड सेल में जो है मैक्सिमम कितना हो सकता है इलेक्ट्रॉन? थर्ड सेल में मैक्सिमम हो सकता है 2 × 3 का स्क्वायर 18। लेकिन अगर हमारे पास इसमें अगर ये आउटर मोस्ट होगा, अगर ये आउटर मोस्ट सेल होगा तो इसमें 18 के जगह 8 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम। तो यही था, इसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। चलिए तो हम अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन अरेंज रहता है। जैसे मान लीजिए हम कोई एटम ले लेते हैं, जैसे हो गया नियोन। तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। तो इसमें इलेक्ट्रॉन नंबर भी कितना होगा नियोन में? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स ही रहते हैं। तो इसमें फर्स्ट सेल में कितना हो सकते हैं मैक्सिमम? 2। उसके बाद कितना बच जाएंगे? 8। और सेकेंड सेल में मैक्सिमम रह कितना सकते हैं? 8। तो 2 सेल में पूरा हो जाएगा। n = 1 में 2 होंगे और n = 2 में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट सेल। तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए फर्स्ट सेल में। और इसके बाद जो सेकेंड सेल होगा इसमें हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3
4 5 6 7। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं सोडियम को। सोडियम का जो सिंबल होता है वो Na होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 11 रहता है, 11 इलेक्ट्रॉन्स। तब हम इसका देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट सेल में कितना मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, उसके बाद सेकेंड सेल में मैक्सिमम हो सकते हैं 8, तो बच गया 1 जो कि आउटर मोस्ट में हो जाएगा। तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट सेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। उसके बाद ये हो गया सेकेंड सेल, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसमें हो जाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही हो गया हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो वैलेंसी होता है तो कोई भी एटम का कंबाइनिंग कैपेसिटी की कितना इलेक्ट्रॉन वो लेके या दे के या शेयर करके किसी भी दूसरे एटम या फिर अपने ही एटम के साथ कंबाइन कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी या फिर वैलेंसी, उसी को बोलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी एटम में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हीलियम एक एक्सेप्शन है जिसमें कि सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, फिर भी ये स्टेबल होता है। और बाकी सारे एटम में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है और इसी को हम ऑक्टेट भी बोलते हैं। तो कोई भी जब एटम रहे वो अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, एटम जो है ऑक्टेट कंप्लीट करके और स्टेबल होना चाहता है। तो जैसे कि हमने सोडियम में देखा, सोडियम में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या करना होगा, या ये 1 इलेक्ट्रॉन दे के या 7 इलेक्ट्रॉन ले के या फिर शेयर करके ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना ज़्यादा आसान होगा ना कि 7 इलेक्ट्रॉन को लेना है। इसीलिए जो सोडियम है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और कोई कंपाउंड बना के वो अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। तो जब सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम था पहले न्यूट्रल था, अब उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो जाएगा, Na प्लस हो जाएगा। Na प्लस हो जाएगा तो उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पहले 11 थे, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके आउटर मोस्ट में कितना हो जाएंगे 10। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2 8। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑक्टेट अपना कंप्लीट कर लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे क्लोरीन को लें तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसमें इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होते हैं। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा 2 8 7 यही हो जाएगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको और वैलेंसी भी, तो अगर इसको स्टेबल होना होगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा, तो ये क्या करेगा, ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इसीलिए इसके लिए आसान होगा कि ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे और ये अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। तो क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो उसमें पहले से कितने थे, पहले से 17 थे, और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्या हो जाएगा, पहले न्यूट्रल था, 1 इलेक्ट्रॉन उसमें गया तो न्यूट्रल में जब माइनस ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 0 में माइनस, तो माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा Cl माइनस। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन और ये लिया तो इसमें हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन।
तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8 और थर्ड ऑर्बिट में भी 8 हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कोई भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन होगा तो ये क्या हो जाएगा, अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। और इसका वैलेंसी फिर कितना हो जाएगा, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लेके और स्टेबल हो जा रहा है, इसलिए इसका वैलेंसी हो जाएगा 1। अब हम देख लेते हैं एक तीसरा एग्जांपल जिसमें कि उसका जो है ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा। इससे पहले हम लिए थे नियॉन को ही। तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2, 8, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसमें क्या है, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन को ना एक्सेप्ट करेगा नहीं लॉस करेगा, इसीलिए इसका जो वैलेंसी है, इसका वैलेंसी हो जाएगा 0। नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो किसी भी एटम में जितना उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है, जितना प्रोटॉन रहता है उसी को हम उसका एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जितना प्रोटॉन रहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, वही होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड से। जैसे कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन रहता है वो 1 होता है और उसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। अब मास नंबर, तो सम ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसी को बोलते हैं मास नंबर। और जैसे कि मान लो कार्बन है, तो कार्बन का में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रहता है वो 6 रहता है और प्रोटॉन जो है वो भी 6 रहता है, तो इसका मास नंबर होता है, वो होता है 12। मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से। और जैसे कोई भी अगर एटम है तो उसका अगर हमको लिखना होगा सिंबल, तो उसके लिए हम सिंबल ले लेंगे एलिमेंट का और फिर ऊपर लिख लेंगे मास नंबर और नीचे सबस्क्रिप्ट में रहेगा लेफ्ट साइड एटॉमिक नंबर। इस सिंबल ऑफ एलिमेंट को हम डिनोट कर रहे हैं एक्स से और मास नंबर को हम डिनोट करते हैं ए से और एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं जेड से। तो किसी भी एटम का ये सिंबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो आइसोटोप किसको कहते हैं, आइसोटोप उसको कहते हैं जिसका कि एटॉमिक नंबर सेम होगा बट डिफरेंट मास नंबर। एटॉमिक नंबर सेम होगा मतलब क्या, प्रोटॉन उसमें सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। मास क्या होता है, मास नंबर होता है सम ऑफ नंबर ऑफ मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है मास नंबर, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसमें अलग अलग होगा। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप होता है। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम और एक होता है ट्रिटियम। प्रोटियम में का सिंबल होता है 1H1, ड्यूटेरियम का होता है 2H1। यहाँ ये होता है मास नंबर
और ट्रिटियम का होता है 3H1। मतलब कि प्रोटियम का जो मास होता है 1 होता है और ड्यूटेरियम का जो होता है मास 2, ट्रिटियम का 3। लेकिन तीनों में प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन सेम है, मास दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, इसीलिए तीनों आइसोटोप है हाइड्रोजन का। और दूसरा एग्जांपल है कार्बन का। कार्बन के भी 2 आइसोटोप होते हैं, एक 12C6 और एक 14C6। इसमें कार्बन का मास नंबर है 12 और इसका एटॉमिक नंबर है 6, और इसमें 14 है मास नंबर, इसका भी एटॉमिक नंबर 6 है, दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। नेक्स्ट एग्जांपल है क्लोरीन का। क्लोरीन का भी जो 2 आइसोटोप होता है जनरली नेचर में मिलता है, एक 35Cl17 और एक 37Cl17। इसमें दोनों का मास अलग अलग है और एटॉमिक नंबर सेम है। तो जैसे कि 2 आइसोटोप है, इसका मास 35 है, इसका मास 37 है, तो इसमें से दोनों में से हम किसका मास लेंगे, क्लोरीन के मास को। तो इसके लिए हम इसका एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं। तो जो क्लोरीन है वो जनरली 3:1 के रेशियो में मिलता है नेचर में। जो 35 क्लोरीन है वो 3 टाइम्स रहता है जो 37 क्लोरीन का है। मतलब कि जो 75% रहता है वो 35Cl17 रहता है और 25% रहता है 37Cl17। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा तो इसका एवरेज एटॉमिक मास होता है 35.5। तो 35.5 है एटॉमिक मास, लेकिन जो कि फ्रैक्शन में किसी भी एक एटम का जो मास है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है। इसमें से अगर हम कभी क्लोरीन को लेंगे तो उसमें दोनों इसका आइसोटोप प्रेजेंट होगा, तो ये उसका एवरेज एटॉमिक मास है 35.5। क्योंकि एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, इंटीग्रल वैल्यू है। इंटीग्रल वैल्यू जो कि फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एटॉमिक मास वो फ्रैक्शन में आ रहा है। तो ये एक एटम का मास नहीं है, ये एवरेज एटॉमिक मास है। तो एवरेज एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हो सकता है, लेकिन किसी एक एटम का मास वो फ्रैक्शन में नहीं होगा। तो हम आइसोटोप का यूज़ बहुत जगह करते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का यूज़ होता है, यूरेनियम के एक आइसोटोप का। और कैंसर के ट्रीटमेंट में हम कोबाल्ट का यूज़ करते हैं, कोबाल्ट के आइसोटोप का। और गोइटर, हम जानते होंगे गोइटर हो जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन का यूज़ करते हैं, इसको घेंगा कहते हैं। नेक्स्ट है आइसोबार। तो आइसोबार किसको कहते हैं, आइसोबार वो होता है जिसका कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है लेकिन मास नंबर सेम होता है। तो इसका एग्जांपल है कैल्शियम और आर्गन। कैल्शियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और आर्गन का होता है 18, लेकिन दोनों का मास 40 और 40 होता है। मास सेम है और एटॉमिक नंबर अलग अलग है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो नंबर मतलब कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स सेम रहेगा। तो ये चैप्टर अब ख़त्म हो गया, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।